अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मुल्की सियासी मंजरनामे पर छाए हुए बादल छटने लगे हैं। मंजरनामा अब बड़ी हद तक वाजे हो गया है। वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे, अब उस हवाले से तारीखें सामने आने लग गई हैं। 11 फरवरी वो तारीख है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस के दौरान सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मामला मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करके 11 फरवरी को पूरे मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात का इनकाद किया जाएगा। इस हवाले से ये अबहाम जो मौजूद था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ रखे हुए था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद ये इख्तियार के तारीख का ऐलान किसने करना है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। जबकि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर मुमलिकत को ये डायरेक्ट करता है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। अब ये मामला भी किसी हद तक सेटल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिमार्क्स आए हैं, लेकिन बहुत ही अहम सवालात ने उस सारे मामले पर जन्म लिया है। सवालात ये किए जा रहे हैं कि क्या सदर ने तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की, क्या सदर के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपके सामने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखूंगा। आज जो कुछ आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर होता हुआ देख रहे हैं, जो टिकर्स, जो खबरें चल रही हैं, ये पाकिस्तान के आइन का नोहा है, पाकिस्तान के आइन का मरसिया है। साल 2023 बिलाशुबा वो साल है जो पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर, एक स्याह साल के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल के दौरान बार बार पाकिस्तान के आइन को कुचला गया, रौंदा गया, मसला गया, मोम की नाक की तरह इसको अपनी मर्जी से मोड़ा गया। पाकिस्तान के दो बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे और असम्बलियाँ मौजूद नहीं थी और 90 दिन की डेडलाइन जो कि आईन पाकिस्तान मुकर्रर करता है, आर्टिकल 224 और दीगर आर्टिकल्स वाज़े तौर पर यह हिदायत करते हैं अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील कर दी जाती है तो फिर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना आइनी तकाजा है। उसको बाईपास किया गया। उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराशे गए। कभी फंड्स की कमी का रोना रोया गया, कभी ये कहा गया कि सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, कभी कोई ताउन नहीं कर रहा था, कभी कोई गवर्नर पंजाब हो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, उनसे सवाल कौन करेगा। कौन ये सवाल करेगा कि जब वाज़े तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अज खुद नोटिस लिया, आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमा चलाया गया, तो फिर उस पर मुख्तलिफ जो टेक्निकल रीजंस हैं उसकी बुनियाद पर एतराज़ात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए जजेस को हम ख्याल बेंच का, हम ख्याल जजेस का ताना दिया गया। ये कहा गया कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही थी। ये बात बहुत वाज़ेह है कि उस वक्त 184(3) के मुकदमात को इल्तवा में डालने के लिए किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। तो क्या ये सिर्फ सदर मुमलिकत हैं जिन्होंने आइन के आर्टिकल 48(5) जो कि बड़ा वाज़ेह है कि सदर ने तारीख देनी है, अगस्त की 9 तारीख को जब वो असम्बली तहलील करते हैं तो उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल का टाइम मद्देनज़र रखते हुए 54 दिन से पहले पहले एक तारीख का ऐलान करना था और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी करे एंड बाय 7 नवंबर, 7 नवंबर यानी कि आज से 5 दिन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। अब ये सवाल मौजूद है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स इस सारे मामले को किस तरीके से देखते हैं और ये जो आइन की खिलाफ वर्जी बार बार हुई है पाकिस्तान में, इस पर सब आंखें बंद कर लेंगे या फिर अब कुछ एग्जाम्पल सेट की जाएंगी। और अगर एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जाती है फिर कौन कौन उसकी जद में आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए भी जजेस, कुछ सवालात इस किस्म के उठाए गए कि पहले ये देखें कि असम्बली आइनी तौर पर तहलील हुई है, गैर आइनी तौर पर तहलील हुई है, असम्बली जो है उसको सियासी मकासद के लिए तहलील किया गया था या फिर जेन्युइन रीजंस थे कि उसको तहलील कर दिया जाए। असल बात यह है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थीं और 90 दिन में इंतखाबात करवाना आइनी जिम्मेदारी थी, उससे बाईपास किया गया। उसमें पाकिस्तान का AGPR हो,
पाकिस्तान की उस वक्त वजारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना, कायमा कमेटी बराए उमूर ख़जाना, उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उस वक्त उनकी काबीना, पार्लियामेंट, वहाँ पर जिस किस्म की तकारीर की जा रही थी, दलाइल दिए जा रहे थे कि इलेक्शन क्यों नहीं होने, आज रिमार्क से ये वाज़े हो गया कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में ही होने थे। बहुत ही अहम रिमार्क्स पाकिस्तान की सबसे आला अदालत की तरफ से आए, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं अगर वो 7 नवंबर तक नहीं होते, उसके बाद गुजरा हुआ हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। फिर उसकी जिम्मेदारी किस किस पर डलेगी, इन तमाम सवालात के साथ आई एम ओपनिंग माई शो टुडे वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल में मुझे निसार खोड़ो साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास पैनल में मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ है। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खलील ताहिर संधू साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, इम्तियाज़ गुल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं। इसके अलावा ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो परवेज़ खटक साहब का ग्रुप है, तहरीक इंसाफ से 2 ग्रुप्स जो जुदा हुए हैं उसमें एक IPP शामिल है और एक PTI पार्लियामेंटेरियंस PTIP है। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आगाज़ कर लेते हैं। सर रोखड़ी साहब, आपने जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था आपने बार बार एक बात कही कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें इंतखाबात नहीं हो सकते। क्या आज जब हम बात कर रहे हैं नवंबर की 2 तारीख को, आपको लगता है कि सूरत हाल वो बन चुकी है जहां पर इंतखाबात अब हो जाने चाहिए? अब इसे ये क्लियर वर्डिक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे अहम इदारा इंतखाबात से मुतालिक उन्होंने डेट भी दे दी। तो अब तो देर इज़ नो चांस ना कि हम कहें कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इंतखाबात तो हो रहे हैं और बेहतर डिसीजन है। आई थिंक ये जो डिसीजन है ये ठीक है और इंतखाबात होने चाहिए और लेट्स सी ना आगे क्या होता है। नहीं, आज आपको ये लगता नहीं है कि जिस तरीके से इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो पहले मामला कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, सबको मालूम था कि ये जो नई मरदमशुमारी उसको नोटिफाई किया जा रहा है, हल्का बंदियों में मामले को लटकाया जा रहा है, वो सिर्फ एक टाइम गेन किया जा रहा है कि एक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल वो रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज जो 2018 में बड़ी हद तक रियासती जबर का सामना करती रही, उसको अब वापस लाना था और उसके लिए ज़ीरो रिस्क तब क्रिएट होता जब वो ये कहते थे कि काजी फाइजी सा आएंगे तो फिर हमारे लिए मामला ठीक होंगे। तो इस वजह से ये सब कुछ किया गया। नहीं, मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहे कि काजी साहब से ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो इनकी मर्ज़ी या किसी की मर्ज़ी से काजी साहब फैसला देंगे तो ये गलती होगी। मैं नहीं समझता हूँ ऐसी चीज़ें। दूसरा ये है कि सेंसस जो हैं वो ड्यू थे आपके बहुत अरसा पहले, पता नहीं क्यों नहीं कराया गया। गवर्नमेंट मौजूद थी उससे नहीं कराए। फिर ख़ुद असम्बलियाँ तहलील करना और एक ऐसा क्राइसिस को जन्म देना जो कि वाकई ख़तरनाक था मुल्क के लिए, एक 1 बाय 1 कौमी असम्बली से फिर पंजाब असम्बली फिर KP की असम्बली, तो मेरे ख्याल में और कोई चारा था भी नहीं। ये एक सीक्वेंस के तहत चीज़ें हुई हैं और यही हल निकलता इलेक्शन कमीशन के पास। फिर अब जो अहम तरीन चीज़ थी हल्का बंदियों की, नेशनल असम्बली की तो उन्होंने कंप्लीट कर ली है मेरे ख्याल में। जो थोड़ी बहुत रह गई प्रोविंसेस की, उसके अंदर कुछ यूनियन काउंसिल्स चली गई, किसी की 4 एक तरफ, तो उसका भी इस महीने तक डिसीजंस जो हैं वो हो जाएंगे, तो बेहतर है। अब आपको क्लैरिटी है। सिंधु साहब बताइएगा, आप जो तारीख सामने आ रही है 11 फरवरी इतवार का दिन, अगर इसी पे हो जाते हैं, मुस्लिम लीग नवाज किस तरीके से इस डिसीजन को देख रही है? लकी साहब बहुत शुक्रिया, मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। पहली बात मैं एज ए लॉयर कहता हूँ, हम पेश होते हैं काजी साहब के सामने, काजी साहब से अगर कोई ये उम्मीद कोई रखे हमारे समेत कि वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे या किसी को फेवर देंगे, किसी के खिलाफ काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारा परसेप्शन भी यही कहता है। वो इंटायरली डिफरेंट आती है। जो कुछ हुआ पहले उसका, जो आपने कहा कि जी अपना आइन का नुफा, बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात, का आइन का नुफा ही पड़ा गया जब बंदयाल साहब ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम कर दिया। 7 जजेस उनसे कह रहे हैं, पहले 9 का बेंच बना, 7 पे आया, 5 पे आया, 4 पे, 3 पे आ गया। फिर उसको फुल बेंच में उठा ले और वो अगर फुल बेंच बैठ जाता सारे, यकीन जानिए जो भी जजमेंट आती फुल बेंच की वो सबको कबूल होनी थी।
नहीं सर, अगर फुल बेंच बैठ जाता तो क्या वो 90 दिन के अलावा कोई डिसीजन दे देता? बहुत ज्यादा जो है वो जाती थी जस्टिस मुनीर के। सिंधु साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बात इलेक्शन की, इलेक्शन सिंधु साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई भी मुल्क को जब तक डेमोक्रेसी अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं चलती तो वहाँ पे सिंधु साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नेशनली इंटरनेशनली भी। और आज चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की हमारे जेल में था, मेरे अपने मेरा था कि पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था जनवरी के आखिर में, और शायद 28 जनवरी जो वही बनती थी डेट, तो शायद वो इलेक्शन हो जाए। लेकिन अब 11 फरवरी का इलेक्शन है। अभी अटॉर्नी जनरल साहब राइट नाउ अब भी वो प्रेसिडेंट साहब के पास मुलाकात के लिए गए हुए हैं, और कल चीफ इलेक्शन कमीशन का ख्याल है सारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मिलेंगे तो इलेक्शन में जो भी होगा फिर, क्योंकि इलेक्शन में तो सीधी सीधी बात है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो खुशहाली का पैगंबर है। सिंधु साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मियां नवाज शरीफ को जिस लेवल पे ज़ियाउल्लाह मंगेश साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, क्या मौक़िफ़ है आपका इस तारीख के हवाले से? जो पिछली जो डिसीजंस हुए थे और अभी का जो डिसीजन हुआ है वो आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त अंदाज में आपने वो बिल्कुल क्लियर किए, और उसमें जो किरदार अदलिया का था, जो किरदार सियासी पार्टियों का था, और जो मतलब हम समझ सकते हैं कि अब मैं अपना मौक़िफ़ ये दूंगा कि जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी खुशाइंद था, और जो आज का जो फैसला है, जो तारीख माशाल्लाह दे दी है, तो बैसियत एक सियासी वर्कर मैं तो ये कहूँगा कि ये भी आज का जो फैसला है ये भी खुशाइंद है, क्योंकि देखिए हम सियासी लोग हैं। ये दोनों फैसले बैक वक्त खुशाइंद नहीं हो सकते। अगर पहले फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मेरी पहले पॉइंट सुन ले, फिर उसके बाद मैं कहूँगा। तो मैं इसलिए कहूँगा कि पिछला जो डिसीजन था वो भी खुशाइंद था, अब ये भी खुशाइंद है, लेकिन अब जो पिछला फैसला था उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। अब आज का जो फैसला हुआ है, अब तवक्को ये है कि ये जो फैसला हुआ है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब ये जो फैसला हुआ है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको मतलब अवाम को अपना जो फैसला है, जो हक राय दही है, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो इलेक्शन कमीशन है और जो हमारी अब निगरान जो सेटअप बने हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि इसको फुलफिल करे। तो हम तो मैं तो फिर वही कहूंगा कि पिछला फैसला भी खुशाइंद था, अभी भी खुशाइंद है, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सही। अब असल सवाल यह है, इम्तियाज गुल साहब मुझे बताइए, साल 2022 जिस वक्त डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था, तो वो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त तैयार रहे मुल्क में इंतखाबात के लिए, उनसे सवाल किया गया, आपको याद होगा, उन्होंने कहा अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। साल 2023 आया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला बना, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने एक अपने तौर पर जो है वो शेड्यूल भी, आपको याद है कि जब सदर मुमलिकत ने डेट दे दी और फिर जब 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई, इन्होंने शेड्यूल भी जारी किया, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसने 8 अक्टूबर की तारीख भी दी थी। तो अब कैसे हम मान लें कि ये जो 11 फरवरी की तारीख है, अब ये बिल्कुल मनो इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? तारीखें तो पहले बहुत आ चुकी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे कि पूरा निज़ाम इस वक्त बदनीयती पे मबनी है? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूं, कहना नहीं चाह रहा, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पूरा जो प्रोसेस है, हम एक ऐसा मसला डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरे का पूरा बदनीयती पे मबनी है। जैसे इलेक्शन कमीशन के बयानात में जो तजादात हैं वो आपने बिल्कुल वाज़े कर दिए। अभी एक मुस्तकिल इदारा है, इसको हर साल पैसे मिलते हैं और इसका मकसद यही होता है कि जब भी इंतखाबात की ज़रूरत पड़े, ये 2 महीने में या 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात करवा लें। अब इन्होंने हीरे बहाने किए। इसके साथ फिर जो PDM की हुकूमत थी, उन्होंने उसी कदर बदनीयती का मुजाहरा करते हुए 11 अगस्त की बजाय 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की, अपनी कौमी असम्बली, ताकि 90 दिन मिल जाएं। यानी क्योंकि वो अगर वक्त से पहले असम्बली होती है तहलील, तो फिर 90 दिन का टाइम मिल जाता है, उसके अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। तो इतनी बड़ी ये बदनीयती थी कि आपने सिर्फ 2 दिन पहले
तहलील कर दी ताकि आपको इतना बड़ा टाइम मिल जाएगा कि हुआ तो वही कि अब 2 महीने भी नहीं, 3 महीने भी नहीं, 3 महीने से भी बात तकरीबन आगे चली गई है। तो इसके साथ साथ बदनीयती ये भी थी कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बन चुकी हैं, इस वक्त वो अपने 9वें महीने में, 9वां या 10वां बल्कि महीना है, तो इस दौरान तो बहुत कुछ हो जाता है 9-10 महीनों में, लेकिन यहाँ पे जो हुआ है सिर्फ ये कि अरबों रुपए जो हैं वो खर्च किए चले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो इतना नहीं है, वहाँ तो लोगों को पेंशनों का और तनख्वाहों के लाले पड़े हुए, लेकिन पंजाब माशाल्लाह बड़ी खुशहाली के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि पीडीएम की हुकूमत की जो 12 महीने की कारकर्दगी थी, जो रिपोर्ट 1 जुलाई को जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि नहीं, बल्कि अभी ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट आई है फिस्कल ऑपरेशंस की, और उसमें बताया गया कि इस साल जुलाई से सितंबर तक के जो अखराजात हुए हैं उसमें 193 अरब रुपए 193 अरब रुपए का टीका इस कौम को लगा है। वो ऐसी रकम है जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, अनअकाउंटेड फॉर है। और इसका ज्यादा हिस्सा 73 अरब रुपए मरकज में सर्फ हुए हैं, जबकि तकरीबन इतने ही पैसे पंजाब में सर्फ हुए। पंजाब के वजीर आला आपको पता है वो मज़ारों की तज़ीन व आराइश कर रहे हैं, मज़ारों की एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत बड़े सूफी इस्लाम के वो दाई बन गए हैं। तो ये तमाम तर निज़ाम इस अंदाज में टेलर किया गया है कि जिसका मकसद कोई वक्त पे इलेक्शन करवाना नहीं था, बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार करना था जब वो इलेक्शन करवा दे। अब सवाल इलेक्शन का भी नहीं है कि वो 4 फरवरी को होता है, 20 फरवरी को होता है। सवाल हम सबको ये पूछना चाहिए कि इस इलेक्शन की सेहत क्या होगी, इसकी इंटेग्रिटी क्या होगी, क्या जो एक मजलूम पार्टी है इस वक्त उसको मुकम्मल तौर पे आजादी मिल सकेगी उसमें शिरकत की। कौन सी मजलूम पार्टी? आसार नहीं है। कौन सी मजलूम पार्टी? कासिम के अब्बा की पार्टी, इमरान खान। पाकिस्तान नाम ले निगरान वजीर आजम कह रहे हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, कैंडिडेट्स खड़े करने की इजाजत है। निगरान वजीर आजम की बातों को इतना आप संजीदा ना लें, वो ये उनकी बसात नहीं है। वो अपनी बसात से ज्यादा बातें करते रहे हैं और इसीलिए लम्स यूनिवर्सिटी में उन्हें काफी तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम तो बेसिक मजमूई कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि आज जो ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, उसी वक्त से तमाम ये जो मुकदमे बने हुए हैं, मैंने सुना कि फवाद चौधरी के खिलाफ 45 मुकदमे हैं, असद उमर के खिलाफ कोई 30 मुकदमे हैं, उनके जो चेयरमैन थे साबका, उनके चेयरमैन, उनके खिलाफ आपको पता है 150-60 मुकदमे हैं। तो इन हालात में तो कोई कहे कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इंतखाबात केस की समाअत हो रही थी तो एक बात बड़ी शद्दुमत से सामने आई कि सदर पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना था। अब उन्होंने खतूत लिखे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे अग्री नहीं किया। सदर मुमलिकत ने उसके बाद एक बड़ा ही मुबहम किस्म का लेटर लिखा। बार बार हम अपने टॉक शोज़ में ये गुफ्तगू करते रहे कि सदर पाकिस्तान का ये सवाबदीद नहीं है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है आइन के तहत कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करना है। उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर डाला, ख़ुद ये काम नहीं किया। तो सदर मुमलिकत ने तो एक तरीके से आइन जो है उसका जो उनको कहता था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब सदर का उसके हवाले से ख़ास मौक़िफ़ मौजूद है कि जब वो पहले आइन के मुताबिक कर रहे थे चीज़ें, तो वो जब अमल नहीं हुआ तो फिर अब इसके ऊपर कैसा होता है। लेकिन 2 wrongs don't make 1 right। अब रोखड़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत ने तो चले ही कर दिया, साथ में आइन जो है उसको तोड़ने वाला, उससे इनहराफ करने वाला, उसका मददगार, उसका मुअव्विन बनने वाला, उस सारे प्रोसेस से जो है उसको डिविएट करने में मदद फराहम करने वाला, वो भी तो उतना ही जिम्मेदार है। मैंने जी सजी एक तो इम्तियाज़ गुल साहब ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया 5-6 दफ़ा, बदनीयती, बदनीयती और बदनीयती। मैं उस वक्त पार्टी में मौजूद था।
और जब हालात गुजर जाते हैं तो नुकसान उन लोगों को होता है जो किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए मुस्बित होकर पॉजिटिव स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता नेशनल असेंबली से किस नीयत की बुनियाद पर इस्तीफे दे के तमाम को भगा दिया गया। अब उस नीयत के ऊपर भी मैं जाऊं कि अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों को किस तरीके से ताहलील कर दिया गया और मुल्क के कैसे क्राइसिस के अंदर डाल दिया गया इंटेंशनली। अगर अभी उस नीयत के ऊपर मैं बदनीयती या गुड अच्छी नीयत पे नहीं जा रहा हूँ, इंटेंशनली डाल दिया गया कि आज हम उसको, आज तक की जो डिस्कशन चल रही है हमारी उसी का तसलसल है। अब एक हमारे इलाके में एक मिसाल दी जाती है कि जो हो गया तो उसको तो घोड़े भी नहीं मिलते, यानी घोड़े भी दौड़ाएं तो जो हो चुका है उसको नहीं मिलते। हम कांस्टेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। होना तो बहुत अच्छा ये चाहिए था कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई थी वो लोग आके बैठ जाते अपोजिशन में और एक प्रोसेस को चलने देते। अब उस दिन से, जिस दिन से उसको साइफर बना के लहरा दिया गया, एक नया क्राइसिस है। अब उसके ऊपर कौन सी नीयत अभी मैं बद का लफ्ज हटा रहा हूँ, लेकिन हम तो विक्टिम्स हैं ना तमाम। एक पार्टी के उस वक्त जो लोग थे वो भी, और जो आज तक बंदे हैं वो भी। तो मजलूम कौन हुआ? यानी मैं आपके स्टूडियो में आऊँ और हर चीज़ अल्लाह ताला माफ़ करे अमदन तोड़ना शुरू कर दूँ, तो तोड़ने के बाद मजलूम भी मैं हूँगा। अगर मुझे कोई पूछे भाई क्यों तोड़ दी हर चीज़, तो लेट्स बी वेरी फेयर टू व्हाट हैज़ हैपेंड। जो हो चुका वो हो चुका और उसकी वजूहात हैं जो हो चुका। अगर उस वक़्त मेच्योरिटी के साथ, उस वक़्त संजीदगी के साथ, आज ये बंगश साहब बैठे हमारे भाई हैं, ये तमाम वो लोग थे, हम वो लोग थे जो कहते रहे कि ना करो ये काम, ये चीज़ों को सवाल जो है वो असेंबली से इस्तीफे देना, उसके ऊपर ये डिबेट हो सकती है ये अच्छा तरीका था, अच्छी सियासत थी या बुरी सियासत थी। असेंबली को तहलील करना एक पॉलिटिकल डिसीजन था या जेन्युइन रीजंस की वजह से की गई, ये सारे सवाल अपनी जगह। लेकिन आइन की किताब जो है उसकी डायरेक्शन, मैं वही कह रहा हूं ना कि इंटेंशन की बात, वहां पर इंटेंशन, वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर बदनीयती से असेंबली तोड़ी गई है तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। यानी जो 60 दिन की और 90 दिन की हम बदनीयती की इजाजत आ जाती है, आप समझते हैं? सर मेरे ख्याल में आइन जब जिस चीज़ के ऊपर नहीं लिखा हुआ, आइन की किताब तो ये कह रही है ना कि अगर असेंबली अपना मुकर्ररा वक्त पूरी करने से पहले तहलील हो जाती है तो 90 दिन, और 90 दिन का मार्जिन इसलिए दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर 60 दिन के लिए असेंबली तहलील हो रही है, एक्सपायर हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी डेट पता है, उनको ऑलरेडी डेट पता है कि 13 तारीख को असेंबली ने एक्सपायर हो जाना है, तो दे शुड बी रेडी फॉर इन नेक्स्ट 60 डेज के उन्होंने इलेक्शन करवाने थे, सेंसस होने थे, उनको भी पता था। जो हुकूमत अपनी को तहलील कर रहे हैं उनको भी मालूम था कि उन्होंने सेंसस नहीं कराए हुए, कराने थे ना उन्हीं ने। सर आईन पाकिस्तान कहीं पर यह भी नहीं कहता कि जो सेंसस है, लेकिन अगर सेंसस शुरू हो जाए तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि उनका मुकम्मल होना लाजमी है। 2 करोड़ आपका नहीं कहता सर। आर्टिकल 51 जो है हल्का बंदियों के मामले को, आइन का आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 उसको सारे मामले को डिटरमिन करती है। वो ये वाज़े तौर पर कहती है कि हल्का बंदियां होनी है, लेकिन वो कहीं पर ये नहीं कहती, टाइम बार्ड नहीं है कि इतने वक्त में 90 दिन टाइम बार्ड है। गुजारिश सुने ईसा जी, 2 करोड़ प्लस वोटर आपका बड़ा है, आप उसको डिप्राइव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश या इस ख्वाहिश से एक चीज़ पाया तकमील तक हो जाए, 2 असेंबलीज के इलेक्शन हो जाएं, नेशनल असेंबली फिर लटकी रहे बीच में। यानी सोचें ना हम कर क्या रहे। सर हर महीने 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख वोटर का इजाफा हो रहा है। सर गुजारिश तो क्या हर महीने हम इस एक्सरसाइज को करेंगे? आप एक देखें, उसका एक टाइम है। 2 + 2 4 है नहीं सर जी, यानी 2 असेंबलीज के आप इलेक्शन करा दें, क्योंकि एक हमने एक गेम डाल दी। अब उस गेम का हिस्सा बनते हुए 2 असेंबलीज के इलेक्शन करा दिए जाएं, नेशनल असेंबली लटकी रहे, 2 असेंबलीज में उस गेम डाल जाए, फिर ताकि उसकी बुनियाद पर नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाए। क्यों सर ये आइन में नहीं लिखा हुआ ना आपके कि आपको तमाम असेंबलियां, आपकी तो प्रोग्राम मुझे प्रोग्राम के तवक्क एक चीज, आपके प्रोग्राम के तवक्क हमारी इस दफा मेरे जैसे बंदों की कोशिश होगी कि ये चीजें हम लेके आए। मुझे आगे बढ़ने दें। ये यहाँ पर देखें, ये तो क्वेश्चन है कि अब हम मौजूद है। सिंधु साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं जी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं तो उस वक्त आपसे भी ये पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि फुल कोड दें,
मेरा सवाल यह था कि क्या फुल कोर्ट जो है वो बैठती तो वो ये कह देती कि 90 दिन को वायलेट कर ले, उन्होंने भी यही कहना था। और वो जो बेंच बैठा हुआ था, चाहे वो 9 रुकनी था या 7 रुकनी था या सुकड़कर 5 रुकनी हो गया या फिर आखिर में 3 रुकनी हो गया, असल बात है आइन में 90 दिन लिखा हुआ, उन्होंने फैसला तो 90 दिन का ही दिया, मामला तो वहीं पर था। तो अब वो फुल कोर्ट कह रहा है या 3 रुकनी बेंच कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नकीब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपने पूरी बेस्ट की है, यू आर मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। अभी आप रफी साहब को भी उसी मसले में आप जो बात कर रहे थे, आइन कहता है, ये आर्टिकल 254 है कि फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डजंट रेंडर एन एक्ट को जो इनवैलिड नहीं किया जाएगा। अगर वो आइन को चीज को कहता है, ये आइन पाकिस्तान है, ये इसका 254 आप आर्टिकल 254 का हवाला दे रहे हैं 254 का। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये आर्टिकल, इसकी तशरीह अगर की जाए और माजी में होती भी रही है, इस आर्टिकल के को जवाज बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती कि हम ये कर लेते हैं और क्योंकि आर्टिकल 254 मौजूद है तो एक साल बाद हम कहेंगे कि ये उसमें सेटल हो गया। उसके लिए आपको एक वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह से पंजाब असेंबली तोड़ेगी, केपी असेंबली तोड़ेगी, नेशनल असेंबली से बाहर निकल गए, ये कुछ जमहूरी रवैया ही नहीं था। और किसी के सर शायद मैं 200% नेशनल असेंबली के बाद भी इलेक्शन होने के बाद में, और अगर यहाँ पे और हुकूमतें हो, किसी और की हो, फिर आप हुकूमत दोबारा बनाएंगे केयर इलेक्शन कराने के लिए। ये इल्लीगल था। 224 में बहुत सारे आर्टिकल है उसमें जो सब क्लासेस है। सर 200% इत्तेफाक करता हूं मैं शायद आपकी बात से कि इसका तरीकाकार क्या, मैं शायद 200% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये तरीकाकार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं। आइन कहीं पर रोकता नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो गवर्नमेंट में मौजूद है, सीएम को नहीं रोकता कि आप असेंबली तहलील करने की समरी नहीं भेज सकते। जब उसने भेज दी और असेंबली तहलील हो गई तो फिर इन रीजंस में तो नहीं जाएंगे आप? तो सीधी बात पूछे तो फिर परवेज इलाही तो बिल्कुल नहीं मान रहा था, उसने तो थोड़ी नहीं समझी, वो तो इमरान खान ने ऐलान किया था। उसका दस्तखत तो उनके थे ना, एट द एंड ऑफ द डे दस्तखत तो उनके थे। चौधरी परवेज मेरी बात सुने, चौधरी परवेज इलाही हमें कहता रहा, मुझे, मैं चीफ व्हिप था असेंबली का, मुझे कहता रहा कि मेरे खिलाफ अपना अदम ले आए ताकि असेंबली टूटने से बच जाए। और फिर जो फाद के बारे में उसने कहा कि चंद दिन पहले गिरफ्तार हो जाता तो हमारी असेंबली नहीं टूट रही थी, मीनिंग देयर बाय कि चीफ मिनिस्टर वाज नॉट विलिंग। ये तो एविडेंस है हमारे सामने। आपने टीवी पे आपने चलाई है। बिल्कुल, बाद में भी ये सब कुछ होता रहा सर। मैं ये बात कर रहा हूं कि बात ये है कि ये जो गुफ्तगू है, ये आप कह रहे हैं कि उनके और आपके दरमियान हुई, हम पहले भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। जो समरी है उस पर दस्तखत परवेज इलाही साहब के मौजूद हैं क्या, या तो आप कहें कि उनके मौजूद नहीं? लेवल पे आप जिस लेवल पे उन्होंने कहा, उसी दिन मैं उस अंदर मौजूद था जब ये गिनती हम करवा रहे थे या दूसरे मसले थे, तो मुझे मियां महमूद रशीद साहब कभी आएंगे, जब भी पता नहीं अभी जेल में या आगे, और चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी होगा पूछ लीजिएगा उनसे कि ये बात आपने की नहीं। और उन्होंने कहा जी आप राना सनाउल्लाह साहब खान साहब से कहें कि हमारे खिलाफ अदमी एतमाद ले आए। हमने कहा जी, राना साहब ने कहा जी हमने पहले आप पे एतमाद किया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, तो अब हम आप पे इस किस्म का एतमाद नहीं करेंगे। तो केयर टेकर का कोई मकसद होता है। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे नहीं है कि केयर टेकर जब फलां इतने दिन की रहेंगे, या जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। और आप 254 को लाजमी जेल में रखिए। आइन को अगर पढ़ना है हमने तो इन टोटल पढ़ना है ना, इसको एक से तो नहीं कि जो शिक मेरे हक में वो कर दूं। तीसरे नंबर पे ये सवाल असल में इलेक्शन कमीशन का बनता है। इलेक्शन कमीशन बताइए, सुप्रीम कोर्ट बात करे उनसे कि आपने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। हमारे तो नहीं, हम तो पार्टी जब एक तरीके से काम वालों को बनाया, रफी साहब को पता है, इन्होंने भी उधर डेलीगेशन गया, हमारा डेलीगेशन गया, सबने चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा, वो तो आगे जा रहे थे मार्च तक इलेक्शन, सबने कहा नहीं जी जनवरी में आप इलेक्शन करवाएं। और सिंधु साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, कहीं नहीं लिखा हुआ जो आइन का एसेंस है, आप माहिर कानून भी हैं, आप मुझे ये बात बताइए कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन के बाद नहीं कंटिन्यू कर सकता एक निगरान सेटअप, लेकिन आइन में ये लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, मैं एग्री करता हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, आइन में ये तो लिखा हुआ है 224 में कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। 90 दिन का जब 90 दिन का एक टाइम बार लगा दिया गया इंतखाबात का, तो फिर जवाज नहीं रहता एक जो सेटअप है, निगरान सेटअप आया है, वो अपने सामने होता देख रहा है कि 90 दिन वायलेट हो गए हैं और मैं 1 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मैं कैसे उसको जस्टिफाई कर सकता हूं? देखिए नकवी साहब, आपने अभी खुद कहा कि आइन ये नहीं कहता। दूसरे नंबर पे इंटेंशन को देखना पड़ता है हर काम में। आइन में भी आप इंटेंशन देखते हैं, आप देखें तो इनकी नीयत क्या थी, व्हाट वाज द इंटेंशन। आपके सामने परवेज इलाही चला रहा था सारे टेलीविजनों पे
कि मैं नहीं तोड़ना चाहता, मैं नहीं तोड़ना चाहता। तो मीनिंग मैं जो इनका था लीडर, जो अभी जेल में है साइफर वाले केस में, दूसरे में, उसने तो मतलब ये वन मैन शो तो नहीं कर सकता ना। और इवन बंदियाल साहब के बारे में जो एक जज साहब ने प्यारा लिखा, उन्होंने भी यही कहा कि ये वन मैन शो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस तरह से नहीं हो सकता। तो अगर कॉमन सेंस आ जाती तो क्या ये बेहतर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली? सर, 1 मैन शो हो, 15 मैन शो हो, 17 मैन शो हो, आइन की किताब है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर एक बंदा बैठा है या 17 बंदे बैठे हैं, अगर उसने बात वही एट द एंड ऑफ द डे करनी है, तो इनमें जो निटिग्रिटीज़ हैं, टेक्निकल मामलात हैं, उसमें फंसा कर एंड नतीजा ये निकाला जाता है कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार कर दिया जाता है। तो वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस में हिस्सेदार थे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो उस सारे मामले में मुअव्विन साबित हुए। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो सारी गुफ्तगू है ये आपने सुनी, इससे तो एक बात उभर कर सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि आईने पाकिस्तान में किसी भी सूबे को असम्बली तहलील करने की वहाँ पर जो हुकूमत है उसकी इजाज़त वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग है, जो लॉजिक दी जा रही है कि अगर 2 असम्बलियां पहले इलेक्ट हो जाएंगी 5 साल के लिए, तो फिर वो आइंदा बाकी असम्बलियों के इंतखाबात को और उसके नताइज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो फिर इस लॉजिक की बुनियाद पर तो फिर मना कर दें कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो असम्बली तहलील करने की समरी भेज ही नहीं सकता गवर्नर को। ये जो हमारे दोस्त हैं वो तो बुनियादी तौर पे यही कह रहे हैं, और ये घिसी पिटी एक दलील है। अब बुनियादी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को एक बस से तशबीह दें, तो बस का ड्राइवर जो है, जिसको बाकायदा तमाम मुसाफिरों की इजाज़त से, उनके कंसेंट से यहाँ पे रखा गया है, वो बस को नहीं चला सकता। मुसाफिर जो है वो कंडक्टर के कहने पे सीटें इधर उधर करके और ड्राइवर से कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। यानी जितने भी ये फैसिलिटेटर्स थे, जो कि गुज़िश्ता साल हुकूमत जब ख़त्म हुई, जिसको इशारा मिला उसने वो कश्ती में से जंप करके वो बाहर निकल गए। ये सारी बातें, जितनी भी आर्गुमेंट्स आई हैं, दलाइल अभी आए हैं, इसको मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तो नीयत साफ हो, तो उसमें आप फिर आइन की तरफ नहीं देखते हैं, आइन की रूह की तरफ देखते हैं, जमहूरी तकाज़ों की तरफ देखते हैं, अखलाकी अकदार की तरफ देखते हैं। ये नहीं है कि आप हप करें, ये पार्टी इस पार्टी से उधर, उधर से तीसरी पार्टी, और तमाम तरह मलबा जो है वो एक शख्स पे डाल दे के वो इंतहाई खराब इंसान था। वो तो खराब इंसान था, खराब इंसान के खराब आमाल में ये लोग भी तो बराबर के शरीक थे। लिहाजा ये जो मैं तो इस मुल्क में ये जो वो लोग जो कि कभी इस्तेहकाम में, कभी बाप में हैं, कभी एमकेएम पैट्रियट में है, मैं तो उन्हें देख देख के परेशान होता हूं कि आखिर ये अपने बच्चों को, खास तौर पर इनके बच्चे अगर बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, उनको ये क्या सबक देते होंगे अखलाकियात का, रूल ऑफ लॉ का, किस तरह मुल्क चलते हैं। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव है ट्रंप, अमरीकी सदर ट्रंप से लाख उनके इख्तिलाफात थे एस्टेब्लिशमेंट के, बहुत उसने जिच किया अपने जर्नलों को, उन्होंने उसको वक्त से पहले नहीं हटाया। कोई उसके जितने रिपब्लिकन पार्टी के लोग आज तक उसके साथ चिपके हुए हैं। यहाँ पे हर जो है कभी एक कभी दूसरा ABC उठ के कहते कि जी हमारा कप्तान खराब है, हमारा ड्राइवर खराब है। ओ भाई, इस मुल्क के साथ कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? पार्टियां कब तक तब्दील होती रहेंगी? ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब दूसरों के इशारे पे आप पार्टियां हॉप करते हैं, क्या ये कोई अखलाकी बात है? अखलाकी तौर पे इसको आप लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? कानूनी आर्गूमेंट्स, आईनी आर्गूमेंट्स को छोड़ें, यानी आइन के कोई काम आइन के खिलाफ वर्जी में नहीं हुआ, चाहे KP असेंबली थी, चाहे पंजाब असेंबली थी। भाई आइन की रूह की खिलाफ वर्जी तो PTM इन लोगों ने की है, जो लोग पार्टियों में से निकल गए थे, कि 11-12 की बजाय आपने 9 अगस्त को असेंबली जो थी वो खत्म की। तो इसमें मतलब बहुत सारे हम ऐसे फजूल टाइम अपना जाया कर रहे हैं कि आइन में ये लिखा, आइन में भाई आइन जो है वो लिखे हुए अल्फाज है, अमल दरामद उस पर इंसानों ने करना होता है। अगर आपके नीयत ठीक हो तो आइन में ना भी लिखा हो तो आप वो काम करेंगे जो कि जमहूरी अकदार जिसका तकाजा करती हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, मुझे आपकी बात पर जब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं रोखड़ी साहब, लेकिन मैं पहले जो है वो ज़ियाउल्लाह बंगे साहब से कम से कम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लूँ, फिर रोखड़ी साहब आप यू कैन रिस्पॉन्ड। अब आपने ये तमाम मामला सुन लिया, सदर पाकिस्तान की तरफ उंगलियाँ उठ रही हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की। पार्शली आप इसका जवाब पहले दे चुके हैं, जो दीगर लोग उसमें मुअव्विन, मददगार
रहे, चाहे वो फाइनेंस ना देने वाले हों, दीगर लोग हों, मैं सबको मेंशन कर चुका, आई डोंट नीड टू रिपीट ऑल ऑफ देम अगेन। क्या फिर जिम्मेदारी फिर उन सब के ऊपर फिक्स की जाए? मंगे साहब, आपको आवाज आ रही? रोखड़ी साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इससे जी लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्तियाज़ गुल साहब ने, इखलाकी इकदार, और फिर इनकी ये कैसे जाते होंगे बच्चे, इनके क्या कहते होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या सबक क्या, है? हाँ वही बच्चों को सबक, यही सबक। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इम्तियाज़ साहब जज्बात का शिकार हैं और इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का फिर कहूँगा भाई कुछ इल्म नहीं है। हमारे बच्चे क्या कहते होंगे या किसी के बच्चे क्या कहते होंगे, पहले हमसे पूछें हम क्या कहते हैं। कि जिस वक्त हम जैसे लोग रोकते रहे और हम निगोशिएट करते रहे और उस वक्त हमें बिट्रे किया गया, यानी या तो इनको इल्म नहीं है मामलात का, इसलिए इक़दार का मेडल एक तरफ चला गया, और जिनको मेडल मिलना चाहिए या जो डिजर्व करते हैं कि वो एक जस्ट कॉज के लिए खड़े रहे, फिर उन्हीं के लिए आप फिक्रमंद हो गए। इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं हुआ क्या। उसके बाद जो दूसरों के बच्चे हमारे, मैं अपने बच्चों, आप एक्सप्लेन कर दें, क्या हुआ। देखें ना, इस अजीत बात यह है कि लॉन्ग मार्च में क्या हमने इसलिए पार्टीज ज्वाइन की थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बाहर निकल के बच्चों से आग लगवाएंगे मुल्क को। इखलाकी इकदार, इस इखलाकी इकदार के लिए हमने 9 मई की बात करें, पहले की बात सर पहले देख रहे 9 मई तो रिजल्ट है उसका। लॉन्ग मार्च से शुरू होते मैं अपनी बात करूंगा ना कि लॉन्ग मार्च से पहले हमने जाके कहा, मामलात को समेटा कि ये ना करें आप। पूरी एक कहानी है, हमें बताएंगे इखलाकी इकदार। इखलाकी इकदार पे हम पूरा उतरे और इखलाकी इकदार के मुताबिक हम चले। हमें बिट्रे किया गया और उसके बाद वो पार्टी जिसको ये बैठे हुए हैं हमारे दूसरे दोस्त बंगश साहब, कोई केपी से, कोई कहां से, जिन्होंने ये पार्टी जोड़ी थी, बनाई थी। क्या ये वन मैन शो होता है? ये मलकियत है? ये बस है किसी की बस चलाई जा रही है? पार्टी बनती है, वोटर्स बनते हैं, ख्वाब होते हैं, आप एक नियत से लेके आते हैं, आपने रिफॉर्म्स करनी होती हैं, आप अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं। आप पूरी की पूरे इस मुल्क के बच्चों को अपने मुल्क के ऊपर चढ़ा दें, इखलाकी इकदार, और फिर मेडल उसी तरफ, फिर गुनाहगार वो, यानी मुल्क गुनाहगार है, मुल्क के इदारे गुनाहगार हैं, इखलाकी इकदार वहां जा रही है जिसने मुल्क को आग लगाने के लिए इस बच्चों को बर्बाद कर डाला। आज तक बच्चे जेलों के अंदर पड़े हुए रुल रहे हैं। आज इम्तियाज गुल साहब इनको मेरे साथ आ जाएं, उनके मां बाप के साथ बैठें, उनके मसाइल हल करें। हाथ रखने वाला कोई नहीं उनके सरों पे। लफ्ज इखलाकी इकदार, वहां पर भी तो सवाल देखें, सजा और जजा का एक कॉन्सेप्ट भी है ना। जो जुर्म है, जुर्म की नौयत है, जो जुर्म की संगीनी है, उसके एतबार से सजा का तयन होना चाहिए। और जो इंसदाद दहशत गर्दी की शिकें हैं और वहाँ पर अदालत है, वहाँ पर केसेस 1 महीने के अंदर निपटा दिए जाने चाहिए, सजा जजा का फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ तो 6 महीने गुजर गए, चालान भी नहीं पेश हो। नहीं हो रहे हैं पेश सर जी। आप पूरे केसेस को तो स्टडी करें। ये कुछ छोटा वकूआ था नहीं, मैं तो आए फ्रॉम डे वन हम ये बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के कानून की जिस हद तक खिलाफ वर्जी की, आप उसको उसके जुर्म के मुताबिक सजा दें। ऐसा जी ये नोबडी शुड बी स्पेयर्ड। नहीं, वैसे भी क्वांटम में भी, हुज्जम में भी छोटा वकूआ नहीं था। एक तफ्तीश होती है, उसके ऊपर टाइम लगता है और तफ्तीश ठीक होनी चाहिए। कोई बेगुनाह, कोई बेकसूर चालान नहीं होना चाहिए। एक एक इंसान कीमती है, जैसे मुल्क कीमती है, एक एक इंसान कीमती है। किसी दिन इसी इखलाकी इकदार पे इम्तियाज गुल साहब को बुलाएं, बैठे, ताकि हम इखलाकी इकदार को कायम कर लें कि कौन इखलाकी इकदार को पामाल कर रहा है और कौन उनका जामिन है। सही। रोकड़ी साहब, मुझे ब्रेक लेने दें मुझे। और ज़ाहिर मामला इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर 28 जनवरी, 4 फरवरी या 11 फरवरी, ये 3 संडेज हैं, 3 इतवार बनते हैं, इनमें से किसी दिन हो जाते हैं। किस पार्टी को सूट करते हैं, किसका कितना जोर मौजूद है और किसको कितनी बेहतर फ़ज़ा और मौक़े मिलेंगे, यकसा मौक़े मिलेंगे या नहीं इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इम्तियाज गुल साहब, 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी, जिस दिन भी इंतखाबात हो जाएं, किस जमात को सूट करते हैं, कौन किस पोजीशन में है, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, शुरू में मैंने की कि जब तक तमाम सियासी जमातों को इसमें मौका नहीं मिलेगा भरपूर शिरकत का, मुकम्मल, तो ये ना हो कि लोग अपने इंतखाबी कागजात उम्मीदवारी के जमा करवाएं, साथ ही उनके खिलाफ 10 FIR हो जाए। और इस सूरत हाल में तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए, यानी मुस्लिम लीग के लिए मैदान तैयार हो रहा है। और जो इस वक्त तक के तमाम इशारे हैं वो यही हैं कि बाकी जमातें जो है वो उनको मार्जिनलाइज करके मुस्लिम लीग को पंजाब में उसके लिए मैदान साफ किया जा रहा है। तो इसीलिए इस इलेक्शन की सेहत, इंटेग्रिटी उसी वक्त वाजे होगी जब तमाम जमातों को भरपूर अंदाज में आज से जो ही तारीख का ऐलान होता है मुकम्मल भरपूर शिरकत का मौका मिले, कोई FIR दर्ज ना हो, क्योंकि आपको मालूम है पता नहीं कितने हजार FIR दर्ज हो चुकी हैं। इन हालात में इलेक्शन भले जिस तारीख को हो जाए, वोट डलता भी है, वोट काउंट भी होता है, कौन सी जमात किस पोजीशन में खड़ी होगी, हु डू यू थिंक वुड बिकम द मोस्ट जी? एक मेरा ख्याल है सबको पता है कि पार्टी कौन सी जीत सकती है अगर मुकम्मल तौर पे आज़ादी मिल जाए। मैं तो अपने बच्चों की कसम खा कहता हूँ, मैं जहां गया हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो कि उस एक PTI के खिलाफ बात कर रहा हो, या मौजूदा निज़ाम के उन लोगों के जो कि पार्टी छोड़ गए या उनके मुखालफिन है उनके हक में बात कर रहा हो। सही। संधू साहब, 2/3 का दावा पंजाब का, इलेक्शन जिस भी तारीख को, 28, 4, 11 जिस भी तारीख को हो जाए, पार्टी आपकी किस पोजीशन में? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इम्तियाज गुल साहब का, मेरे दिल में बड़ी कदर है उनकी, लेकिन आज बड़ी सख्त बातें उन्होंने कर रहे हैं अखलाकियात की और बच्चों की, पर अभी नहीं उठानी चाहिए बच्चों अपनों की कसम, मेरी जाती राय है। बाकी उनकी अपनी स्वीट विल है, जो बाकी करें। ये एक ऐसे बंदे की खातर सफाई दे रहे हैं जिसने पूरी कौम के नौजवानों को फौज से लड़ा दिया, हर एक जो MM आलम के मुजस्मे को उठा के नीचे फेंक रहे हैं। ये क्या, ये अखलाकियात थी? ये परवेज मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट नहीं था इमरान खान? ये पहले दूसरी पार्टी में ताहर कादरी सारा ये क्या करता रहा सारी जिंदगी में? और अभी कितने के केसेस भी वो है। तो अब तो उन्होंने कहा जी मैंने वक्ती तौर पर इसको सादिक और अमीन कहा था, वो जो DNA टेस्ट ने साबित किया, मैं इस लेवल पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम एस्टॉनिश हुआ हूँ, आई एम बिल्डेड। इम्तियाज गुल साहब जैसा बंदा ये कह रहा है कि मतलब इस तरह से इलेक्शन होंगे, जिसको भी वो 2018 वाले इलेक्शन नहीं होंगे कि 2 बजे तक। सर, आपकी आवाज में कोई मसला आ रहा है संधू साहब? संधू साहब, आपकी आवाज़ मैं माजरत खाऊं, मैं आपकी बात कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि आपका इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। रोखड़ी साहब, आपकी जमात तो नई है, एक जलसा हुआ है, PTI पार्लियामेंटेरियंस भी एक नई जमात है, अभी बनी है, पब्लिक रीच आउट नहीं किया गया, विच इज़ अ फैक्ट। पाकिस्तान में इस वक्त एक ख़ास मखसूस सियासी फ़िज़ा मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो एक्चुअल उनका बयानिया था उससे हट चुकी है, वोट को इज्जत दो, उसको एक्सप्लेन दो, डिफरेंट टर्म्स में कर चुके हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है विक्टोरियस हो? देखिए जी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। अच्छा, होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिचुएशन है, हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है सिचुएशन के लिहाज से। हालात आपके ये इस वक्त पहुंच गए हैं कि पंजाब के अंदर 2 पार्टीज ही आएंगी, नून बहुत अच्छा ले जाएगी, IPP बहुत अच्छा ले जाएगी, ये कहीं जाके खड़ी होंगी ऐसे करके। आप PTI को गिन भी नहीं रहे। सर मेरी बात तो सुनिए ना, मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, जो हालात और वाकयात हैं, अब मैं उसके ऊपर ज्यादा बहस में जाऊंगा तो वो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन जो हालात और वाकयात हैं, IPP और नून अच्छी सीट्स ले जाएंगी। KP के अंदर ये जो है पार्लियामेंटेरियन, JUI, ANP, ये अच्छी सीट्स ले जाएंगे। थोड़ा हिस्सा किसी और पार्टी का आ जाए तो नजर आता है। अब जो आपका पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर, तो नजर ये आ रहा है वहां पर भी पीपल्स पार्टी को इस दफा टफ कंपटीशन MQM भी देगी, और जो है पीर बेगाड़ा साहब वाली GDA वाले वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, और ये भी JUI मिलकर ये भी एक कंपटीशन दे सकते हैं PPP को, टफ कंपटीशन। सेंटर के कहीं पर भी नजर नहीं आती कि सिंगल हैंडेड कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। आप जिस केओस के बाद, जिस क्राइसिस को गुजारने के बाद आप पहुंचे हुए हैं,
तो आप कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट बनाती नजर नहीं आती। अब इलेक्शन के बाद फिर बैठेंगे आप और हम और वो और इस तरह बैठ के पार्टीज बैठेंगी और लेट्स सी। हमारा मेरा भी और हमारा भी ये फोकस है कि हमें काम डाउन करने की जरूरत है सिचुएशन तमाम को। हमें इकोनॉमी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमें इस जज्बाती कैफियत से निकलकर रियलिज्म की तरफ आने की ज़रूरत है और हमें मुल्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दैट्स ऑल, बस। मुल्क सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिंधु साहब, आपका कनेक्शन अब बहाल हो गया है, आप कंटिन्यू कीजिए। नकी साहब, जो कुछ रुकनी साहब फरमा रहे हैं आप देखिएगा। जहां तक आपने बात की इम्तियाज गुल साहब ने कि सारी पार्टीज को बराबर, क्या इस बुनियाद पे जिलों से उन लोगों को छोड़ दिया जाए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और ये वाला वो गोल खिला के गए हैं जो उन्होंने अपना 9 मई वाले दिन, ये तो नहीं हो सकता ना किसी सूरत में कि आप एक दोबारा सर अपनी तैयारी का बताएं। हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ विल बी प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम और वाज़ेह अक्सरियत हम लेंगे। वाज़ेह अक्सरियत, आप देखेंगे 2/3 अक्सरियत, वाज़ेह मौलिक पार्लियामेंट बिल्कुल हमारी मेहनत है वो बहुत हाई अक्सरियत के लिए है। और ये जो अभी 10 मील तक जलसा ही जलसा था मियां नवाज शरीफ का, और उन्होंने खुद फरमाया कि उनके दिल में अब किसी के लिए कोई मैल नहीं, कोई बात नहीं, अब मुल्क की खातिर अब काम करें। देखिए नकी साहब, आम आदमी का तो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। चीनी 2 रुपए से अपना रोटी 2 रुपए से 25 कैसे पहुंच गई थी? सही। सिंधु साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं बड़ा माजरत करता हूं, दरमियान में आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर ठीक काम कर रहा होता तो आपको मैं अकॉर्डिंगली टाइम दे देता। इम्तियाज गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह बंगे साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ फैसले हैं जिन फैसलों को अवाम ने करना है, वो फैसले हम टॉक शोज़ में कर सकते हैं और सियासी जमात ज़ाहिर है यही कहेगी कि हम सबसे ज़्यादा सीट्स लेंगे, लेकिन अवाम क्या फ़ैसला करती है ये बुनियादी सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।